हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आपने लास्ट वाला लेक्चर जरूर देखा होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मैथ्स के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे एक एक करके। और सिमिलरली जैसा हमने मैथ्स में एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया था, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख करके मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो जब ये वीडियो आप देख लोगे, इस वीडियो के देखने के कुछ घंटे के बाद जो हमारा पीडीएफ है, ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बट इंस्टेंट अपलोड नहीं हो पाएगा, आप पहले एक बार वीडियो को देख लेना प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट ले लेना हर एक चीज का। हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है पीडीएफ एक दिन बाद आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों को, डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पर टोटल जितने चैप्टर्स हमारे पास है, सभी के वन बाय वन आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होता है एटमॉस्फेयर वाला, यानी कि कंसर्न अबाउट आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब अगर आपने सभी एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स है हमारे पास, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, अगर आपने सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सबके बारे में नहीं पढ़ रखा है, टाइम आपके पास कम है, तो आप एटलीस्ट ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बारे में खास तौर से पढ़ लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ओजोन लेयर जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ओजोन लेयर को तो हम स्किप कर नहीं सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है, तो वो जाएगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन वही है, राइट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होने से क्या नुकसान हो रहा है, ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट आपको यहाँ चर्चा करना पड़ेगा और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आपको बताना होगा। देन बायोमास एनर्जी, और ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको हमारा जो मास्टर रिवीजन जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो मास्टर रिवीजन वाले सीरीज में हमने ये पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करा दिया है। उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये सब उसमें मैंने इन डिटेल कवर किया हुआ है। ठीक है, सो बायोमास एनर्जी और बायोगैस दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। बायोगैस होता है और बायोगैस से ही हम लोग बायोमास एनर्जी बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बायोफ्यूल। तो अगर आपने बायोगैस पढ़ लिया तो बायोमास एनर्जी और बायोफ्यूल दोनों बिल्कुल सेम है। और सीएफसी का एंड साथ में सीएफसी के साथ साथ एक और गैस को ऐड कर लेना, NO2। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके ओजोन लेयर को कैसे डिप्लेट करते हैं, ये आपको समझना होगा यहाँ पर। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड इन द ओजोन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में आने के चांस है या 2 मार्क्स में एटलीस्ट आने के चांसेस है यहाँ पर, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, कोल बेड मीथेन, ये सारी चीजें हैं। लास्ट वाला मीथेन हाइड्राइड अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोल बेड मीथेन और ग्लोबल वार्मिंग जरूर कर लेना। कोल बेड मीथेन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और जो एमसीक्यूज आपके होते हैं, तो एमसीक्यूज इन्हीं सारे टॉपिक्स के अंदर से आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा। तो खास तौर से ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना, ताकि एमसीक्यू वाला पोर्शन भी आप मिस ना कर जाओ। क्लियर है, चलेंगे हम सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि गैस लॉज एंड बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो गैस लॉ में देखो 3 लॉज हमारे पास मेनली होते हैं, बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और एक होता है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो हमारा है ये ठीक है, लेकिन अवोगैड्रो लॉ जो उसके आने के चांसेस अभी कम है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कर लीजिएगा। एंड कंबाइंड गैस लॉ, इसका जो डेरिवेशन होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंबाइन गैस लो का डेरिवेशन और साथ में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसका डेरिवेशन, यानी कंबाइन गैस लो यानी कि P1 V1 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2, एक ये। और जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और खास तौर से इसमें आर जो हमारे पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला और साथ ही साथ इसके यूनिट्स, ये बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, सो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और साथ ही इसका यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। इवन जो यूनिट है खासतौर से 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन वाला जो यूनिट है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने के। इसके बाद एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, फिर वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ यूजिंग अ डायग्राम। डायग्राम कहने से मुराद यहाँ पर ग्राफ। तो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ होता है डिफरेंट डिफरेंट, वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक सिंपल ग्राफ हमारे पास होता है P वर्सेस V का, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कैसा घट रहा है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे। तो उसका एक ग्राफ होता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनता है।
चार्ल्स लॉ आपको पता है कि सिंपल सा ग्राफ होता है आपका V वर्सेस T का। तो अगर आपने V वर्सेस T, अगर आपने T यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर लिया है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका। और अगर आपने केल्विन टेम्परेचर नहीं लिया है, केल्विन टेम्परेचर अगर आपके पास नहीं है, आपने अगर सेल्सियस टेम्परेचर लिया है, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ से डॉटेड लाइन पे यहाँ से चीजें शुरू होंगी और ये -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक कहाँ नहीं जाता है, ये हमारा 0 डिग्री होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपने यहाँ पर ये स्मॉल टी वर्सेस वी, यानी कि स्मॉल टी मतलब डिग्री सेल्सियस और कैपिटल टी वर्सेस वी यानी कि कैपिटल टी मतलब केल्विन, कौन सा ग्राफ आप यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। क्लियर है। चलिए इसके बाद ग्राफ कर लेंगे और 400 कर लेने के बाद तो आपको एब्सोल्यूट जीरो का टेम्परेचर, आपको इसका डिफिनेशन याद कर लेना है। आइडियल गैस तो बता दिया हमने। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कोई भी 2 पोस्टुलेट्स याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में लिखने को आ सकता है। इसके बाद ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बबल ऑफ एयर राइजिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए पॉन्ड एक्सपैंड्स एज इट रीचेस द सरफेस, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है बॉयल्स लॉ से। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हमारा बॉयल्स लॉ से, क्योंकि जैसे जैसे जो बबल होता है वो ऊपर पड़ता है ऊपर की तरफ, तो क्या होता है यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसमें प्रेशर का रिलेशन लगेगा, वो आपको बताना होगा। और ये आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला आप कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड यूज ऑफ बैरोमीटर, बट बैरोमीटर का यूज जरूर से करके जाना, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से पहले कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बॉयल्स लॉ के ही हैं। ठीक है, सारे गैस लॉस के ऊपर ही हमारा यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारे के सारे गैस लॉ के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल है, मेनली तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने लिख दिए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। बाकी मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यानी कि मोलर वॉल्यूम का जो डिफिनेशन होता है, तो मोलर वॉल्यूम का डिफिनेशन आपको याद रखना है। रिलेशन बिटवीन ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम एंड वेपर डेंसिटी, जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि जो मोलिकुलर मास होता है वो 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी का। तो ये वाला रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन अगर आप कर लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी ये सारे कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे करके जाने हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है और 2-3 क्वेश्चंस हमने इस पेज में दिए हैं, सब कर लोगे बहुत अच्छी बात है, या जो ठीक लगे, जितना ठीक लगे कर लेना, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन चेंज भी नहीं होगा, ये एकदम इतना चांस है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। तो आगे हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 फेनोमेना ऑफ हीट, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन। तो इसमें लीनियर एक्सपेंशन जो होता है सॉलिड का, उसको आपको खास तौर से ध्यान देना है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये 3 है। इसमें आपको करना क्या होगा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों में किसी को भी छोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो आप तीनों का डिफिनेशन याद कर लेना। ठीक है, पहला चीज तीनों का डिफिनेशन याद कर लेना। डेरिवेशंस अगर कर सको तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि डेरिवेशंस आने के चांसेस कम है। बट इनका जो रिलेशन होता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3, ये जो एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको यहाँ पर लेके चलना होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। बाकी यूज ऑफ बायोमेटेलिक स्ट्रिप अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का रियल एक्सपेंशन और अपेरेंट एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशन है, वो आपको देखना होगा। और एक्सपेंशन ऑफ गैस में आपको बस एक ही चीज याद रखना है, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ तो आप पीछे पढ़ ही चुके हो, तो चार्ल्स लॉ तो यही चीज है। ठीक है, और यहाँ पे एक लास्ट ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको करके जाना है, जैसे कि ये कर लेना आप, इसे मैंने शायद लिखा नहीं है, बट डिफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद से करके जाना है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत जरूरी है, आपको करके ही जाना। बाकी ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, अगर आपको टाइम मिले तो करना, अदरवाइज छोड़ सकते हो अभी के लिए, बट फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर करके जाना। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके पास लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूँ, वो भी बता दूंगा। रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स एट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम आपके सिलेबस में है कॉनकेव मिरर का, और कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना ही होगा एनी हाउ, हम यहाँ किसी भी केस को नहीं छोड़ सकते। और इवन एक स्पेशल केस होता है जिसके अंडर क्या होता है, 6 केसेस है, 6 में से जो 6 नंबर वाला केस होता है उसको हम स्पेशल केस बोलते हैं, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर जो है वो बिहेव करने लगता है एज अ कॉन्वेक्स मिरर। वो कौन सा केस होता है, उसमें हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो एज अ कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करने लगता है, और इमेज जो है वो मिरर के दूसरी साइड बनती है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। बाकी यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर और यूज में खास तौर से कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका यूज आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, बाकी कॉनकेव भी कर लेना है आप। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्लेक्शन वाला नहीं, रिफ्रैक्शन वाला लॉ अच्छे से देख लेना। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकेंड लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ये वाला आपको खास तौर से ध्यान देके जाना है, ठीक है, स्नेल्स लॉ। बाकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, okay, so again refraction of light through a prism, refraction of light through a lens एंड इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन तो ऊपर ही कवर कर लिया। लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन करना है आपको, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डिफिनेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। डिफिनेशन ऑफ विजन्स में दो तरीके, 3-4 तरीके का डिफेक्ट है यहाँ पर, जिसमें से एक जो खास जो डिफेक्ट हुआ है मायोपिया, वो कर लेना है। और इसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है कि करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है मायोपिया के। बस एक ही करेक्टिव मेजर से कौन सा मिरर हम यूज कर सकते हैं, सॉरी कौन सा लेंस, वो हमें ध्यान देना है। ओके, इतना कर लीजिएगा, बहुत है आपके लिए लाइट चैप्टर में। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन VBI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों को, कर लीजिएगा। वेरी गुड, एकदम करना ही होगा आपको, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक बड़ा चैप्टर है और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, बट अभी न्यूमेरिकल आने के चांसेस थोड़ा कम है यहाँ से, तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके लिए लेकर के नहीं आया हूँ। इसमें देखो ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशन प्लस डेरिवेशन दोनों करना होगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस और EMF, ठीक है, 3 चीजें होती है, एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इन तीनों का डिफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इनके बीच का डिफरेंस आपको समझना है, बस 2 चीजें कर लेनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका आपको डिफिनेशन बस कर लेना है, हो जाएगा काम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास होती है, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल अच्छे से करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको सिंपली देखने को मिल सकते हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप यहाँ पे करोगे तो इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेना, जितने आपके बुक्स में दिए गए उनको एटलीस्ट कर लीजिएगा, उतना में काम हो जाएगा आपका। देन रिलेशन अमंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। एक तो रिलेशन हमारा होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए, रेजिस्टेंस और उसका, जिसमें हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ को हमने 1 यूनिट बोला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे हम 1 यूनिट रखते हैं। इस केस में एक स्पेशल टाइप का हमें रेजिस्टेंस मिलता है जो रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। तो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी डिफाइन भी करते हैं कि रेजिस्टिविटी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर हुज
लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट। इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी है। एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपको याद रखना है कि जूल्स का जो लॉ है कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, डिवाइड बाई जी। तो कांस्टेंट है जूल्स कांस्टेंट, ये पूरा लॉ अच्छे से आपको याद रख लेना है। उसके बाद सेकंड पार्ट में जब जाओगे तो फेल्मिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर किस बेसिस पे चलता है उसको आपको डिफाइन करना है, बस और कुछ नहीं। एंड लास्ट में हमें फ्राइडेस लॉ को याद रखना है। एंड फ्राइडेस लॉ के साथ साथ आपको जो लेंस लॉ है, क्योंकि फ्राइडेस लॉ पढ़ोगे वहां पे लेंस लॉ भी देखने को मिलेगा, तो लेंस लॉ जो है वो भी आप एक बार अच्छे से बस उसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। कर लेंगे इतना? चलिए, ये रीजनिंग टाइप के सवाल से नीचे जो मैंने आपको लिखा हुआ है एसी और डीसी करंट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे रीड करके जाना है। बस इतना ही और कुछ नहीं। और एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि व्हाई इज हाउस वायरिंग डन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। कर लेंगे? आगे चलो। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट होता है। फिजिकल साइंस में हमने फिजिकल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो केमिस्ट्री जो हमारा पार्ट है, केमिस्ट्री ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री तो ऐसा होता है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एक आप डोबेरायर्स का जो रहा होता है, डोबेरायनर्स प्राइड्स, उसका एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल का फीचर्स यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, मेनली जो बेनिफिट्स है वो आपको याद रखना है। तीसरा लिमिटेशंस एंड मॉडिफिकेशंस लीडिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो क्या क्या खामियां थी मेंडलीव के लॉ में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। बेसिकली आपको डीमेरिट्स लिखना है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो वो डीमेरिट्स आपको यहाँ बताना होगा, क्योंकि वो डीमेरिट्स की वजह से ही फिर आगे हमने चर्चा की थी। और डीमेरिट्स करोगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि हेनरी मोजले ने दिया था, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें आपको जान के रखनी है, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं यहाँ पर, और कितने टाइप्स के ब्लॉक्स है, जैसे कि 4 टाइप के ब्लॉक्स है हमारे पास। ये फंडामेंटल चीजें हमें ध्यान रखनी है। टोटल 18 ग्रुप है, टोटल 7 पीरियड्स हैं, टोटल 4 ब्लॉक हैं, और 4 ब्लॉक भी कौन कौन सा है, एस है, पी है, डी है एंड एफ है। ये चीजें हमें याद रखनी है। अब कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल्स याद कर लेना, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट का, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट हम किसको कहेंगे, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक दो एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ से याद कर लेना ट्रांजिशन एलिमेंट के। बस ये कुछ एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल तीनों से याद कर लेना। अब पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम बात करेंगे, तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखो सारे ही ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एटॉमिक रेडियस और एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों का मतलब सेम ही है, तो दोनों में से आपको ज्यादा चांसेस है कोई भी देखने को मिल सकता है। देन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, इसके पीछे का आपको रीजन बोलने को मिल सकता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नॉटी एलिमेंट, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका ही अल्टरनेट फॉर्म है, ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाले का, व्हाई इज हाइड्रोजन कॉल्ड नॉटी एलिमेंट। इससे हम नॉटी एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि पोजीशन फिक्स नहीं है, इसके पास 2 तरीके का प्रॉपर्टीज है। याद रहेगा? याद रखो क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। चलो अगला हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, यहाँ पे आपको ऑक्टेट रूल का डिफिनेशन याद रखना है पहला चीज, और उसके बाद आपको डिफिनेशन याद करना है इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड का। फिर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड दोनों का मतलब सेम ही होता है। देन डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में कुछ, जैसे कि ये चीजें आपको एग्जाम्पल्स कुछ दे रखा है, तो ये बोलेगा एग्जाम्पल, एक आइटम ए है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, एक आइटम बी है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द बॉन्ड एंड शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हमें ये पता करना होगा कि इन दोनों में कौन सा बॉन्ड बन सकता है। सिंपली हम यहाँ पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहला सेल में 2, फिर 5, ये हमारे पास 20 है तो पहले सेल में 2 जाएगा, फिर आपके पास 8 जाएगा, 18 जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें सजानी होंगी, ठीक है। ये आपको देखना होगा कौन कहाँ जा सकता है, फिर देखना होगा कि क्या ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और अगर शेयरिंग होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जो भी बॉन्ड बनेगा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें दिखाना है।
फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज इथाइल अल्कोहल कोवैलेंट बट NaCl इज आयोनिक। इथाइल अल्कोहल कोवैलेंट बट NaCl आयोनिक है। ये तीनों ही क्वेश्चन जो लास्ट टाइम मैंने दिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, कर लेना इसको अच्छे से। बाकी चलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल रिएक्शंस मींस इलेक्ट्रोलिसिस के मैं बात कर। इलेक्ट्रोलिसिस को हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का ही यूज करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंडक्टर, वो आपको याद रखना है। फिर इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन याद करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर का आपको डिटेल चीज याद रखनी है। और डिटेल के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में या फिर ये कह लो कि कैथोड और एनोड में कैसा रिएक्शन हो रहा था। तो कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन, कैथोड में और एनोड में जो रिएक्शन हो रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दो ही इलेक्ट्रोलिसिस आपको दिया गया है, एक एसिडिफाइड वाटर का यानी कि वाटर में हमने कुछ एसिड मिलाएंगे तभी उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, ये पहला दिया हुआ है। सेकंड आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, कॉपर का दिया हुआ बेसिकली, तो उसका हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। फिर डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में जो हम लोग यूज देखते हैं इलेक्ट्रोप्लाटिंग में, वो चीजें इलेक्ट्रोप्लाटिंग और उसका पर्पस आपको याद रखना है। देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। देन ये वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज AC नॉट यूज्ड इंस्टेड ऑफ DC ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का यूज नहीं करते हैं बल्कि DC डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं। क्यों? दो तीन पॉइंट्स अच्छे से याद कीजिएगा इसके बारे में। लास्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए? चलो आगे देखेंगे। हाँ, दो तीन चैप्टर्स और बच्चे निपटाते हैं। मेटलर्जी बहुत छोटा सा चैप्टर है। मिनरल्स एंड ओर का डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लिख सकते हो आप, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, एक्सप्लेन व्हाई। तो ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। इसके मेटल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है कुछ उसके बारे में जान लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन मैटर और थर्माइट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्माइट प्रोसेस का यूज भी आपको लिखने को आ सकता है, यूज प्लस इसका रिएक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, आगे देखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं और लगभग मैंने सारी चीजें लिख दी हैं। इसमें से जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। ठीक है, हाँ, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद मैग्नीशियम, ये वाला एक करके जाना है आपको। फिर व्हाई इज नाइट्रोजन गैस नॉट प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट इन सॉलिड स्टेट, ये क्यों नहीं करते हैं? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप करके जाना है। तीसरा रिएक्शन ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, तो पोटासियम कार्बोनेट का जो रिएक्शन है वो देख लेना है आपको। और उसी के साथ नेस्लस रिएजेंट भी आता है, तो नेस्लस रिएजेंट का फॉर्मूला और साथ में उसका यूज क्या होता है वो आपको एकदम हार्ड कोर इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया को हावर्स प्रोसेस कहते हैं, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। बाकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों ही प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तीनों ही कर लेना। उतना करने के बाद अगर टाइम बचा तो लास्ट का ये दो क्वेश्चन करना, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो फिलहाल के लिए, बट फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हुआ पूरा रोड मैप आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, पहला कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, पूछेंगे वो आपसे क्या होता है कैटिनेशन का डिफिनेशन। ओके, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड एक्सप्लेन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो दो तीन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक मीथेन का CH4 और इथेन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, इथेन इथीन, ठीक है, इथीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है C2H4 और इथाइन जो होता है हमारे पास C2H2, ये तीनों का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है C2H2। ठीक है, मीथेन ये नाम लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जैसे आपको पता ही है ये मीथेन है और ये हमारे पास इथीन है और ये हमारे पास इथाइन है। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, बड़ा अच्छा रहेगा। और यहाँ इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी आपको बोला जा सकता है। मीथेन का कार्बन का 4 बॉन्ड होता है तो मीथेन वैसे ही रहता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ये वाला।
तो स्ट्रक्चर बना देना ऐसा, बोलना टेट्राहेड्रल है, और ये बोलना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सब एंगल जो होता है, हर एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। बस इतना ही बताना होगा। फिर आगे पीएससी नोमेनक्लेचर्स आपको करने हैं। फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है, कुछ फंक्शनल ग्रुप खास तौर से याद रखिएगा, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 4 तो एटलीस्ट याद रख लीजिएगा आप। अल्कोहल, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अच्छा, कीटोन का 2 हाथ होता है, इधर भी उधर भी। और क्या है इसका, कीटोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर एंड मोनोमर का डिफिनेशन आपको करके जाना है, एकदम करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, और एक साथ में ये डाल लो, इनका प्रॉपर्टीज तो देख लेना। प्रॉपर्टीज में खास तौर से केमिकल प्रॉपर्टीज देखना, मतलब रिएक्शन वाला। और एक लास्ट बता रहा हूँ बस, डीनेचुरेटेड स्पिरिट, तो डीनेचुरेटेड स्पिरिट का डिफिनेशन करके चले जाना, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये था आपके वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट ये आने वाले चांसेस बहुत ज्यादा है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे भी, श्योर शॉर्ट आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट सिर्फ इतना क्वेश्चन करने से, मतलब सिर्फ सजेशन करने से आपका वो बेड़ा पार नहीं होगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। सिर्फ सजेशन करके जाओगे तो अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, बट 90 प्लस 80 प्लस वो वाला थोड़ा दिक्कत होगा। तो कोशिश करना है आपको कि आप पूरा पढ़ के जाना और उसके साथ सजेशन भी कर लेना, ठीक है। चलो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसी के साथ साथ हमारा ये लेक्चर अभी खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आपको लाइफ साइंस एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी जो है उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए मदर वीक प्रिपरेशन।